नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल MP एजुकेशन पर। आज हम यहाँ पर देखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण खाली स्थान हमारे रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, तो इनके संबंध में जो IMP क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग सभी जुड़ जाइए और बहुत ज़्यादा अच्छे से इस वीडियो को समझिएगा। आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। ओके, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल MP एजुकेशन पर। चलिए, तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो खालिस्तान है आप देखेंगे, और 100% ये जो पहले के एग्ज़ाम में आ चुके हैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आज का पहला जो खालिस्तान है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो देखने वाले हैं। देखिएगा, पहला हमारा है अणु संख्या गुण एक भौतिक गुण है। ध्यान रखना, अणु संख्या जो कि विलियन चैप्टर से है। अणु संख्या की परिभाषा आप समझिए पहले। अणु संख्या क्या होते हैं? विलियनों के ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो अणु संख्या गुण एक भौतिक गुण है जो विलियन में खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो इस खाली स्थान में आपको ध्यान रखना क्या आएगा? अणुओं की संख्या। यहाँ पर क्या जाएगा आपको ध्यान रखना है, इसमें आ जाएगा अणुओं की संख्या। किस पर निर्भर करेगा? ये अणुओं की संख्या। ठीक है, तो याद रखना अणुओं की संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अणु संख्या गुण एक भौतिक गुण है जो विलियन में अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। आप लोग भी कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? अणुओं की संख्या पर। चलिए सेकंड देखेंगे, आप लोग भी सभी जुड़ जाएं और कमेंट करके आंसर मुझे दे सकते हैं। सेकंड देखिएगा, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या खाली स्थान कहलाती है। ये जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मैंने विलियन चैप्टर से यहाँ से दिए हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 1000 ग्राम विलायक, इसको याद रखेंगे। 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या खाली स्थान कहलाती है। आप लोग कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। तो देखेंगे 1000 ग्राम विलायक में विलेय के जो मोलों की संख्या है उसका आंसर हो जाएगा मोललिटी या मोललता। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर होता है स्टूडेंट्स मोललता। क्या कहलाएगी? ये मोललता कहलाती है। ठीक है, अच्छे से इनको समझते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? थर्ड। तो थर्ड हमारा क्वेश्चन यहाँ से देख पा रहे हैं आप लोग। थर्ड जो क्वेश्चन है, ओके, अगला जो क्वेश्चन है, खाली स्थान कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये झिल्लियाँ, तो झिल्ली 3 प्रकार की होती है, पारगम्य, अपारगम्य और अर्धपारगम्य। तो ये जो कृत्रिम की बात कर रहे हैं, अच्छा, अर्धपारगम्य जो झिल्ली आप देख पा रहे हैं ये भी 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। यहाँ पे आपसे कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका स्टूडेंट्स? इसका हो जाएगा ये जो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी झिल्ली होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड है ना, याद रखिएगा, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। तो ये जो कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली बनी होती है ये कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं खाली स्थान विलयन कहलाते हैं। ठीक है ना, क्लियर दिख रहा है आपको? ऐसे विलयन, आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से। विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं खाली स्थान विलयन कहलाते हैं। तो देखो विलयन ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन से? एक अति परासरी होता है, एक समपरासरी होता है और एक अल्प परासरी होता है। तो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब कैसे होंगे? समान होंगे। कैसे होंगे? समान होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा समपरासरी। क्या आंसर हो जाएगा इसका स्टूडेंट्स? इसका हो जाएगा समपरासरी। समपरासरी याद रखना आपको। ठीक, कैसे हो जाएगा ये? समपरासरी। क्लियर है? ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ से एक आदर्श विलयन वह है जो खाली स्थान का पालन करता है। दिख रहा है आपको क्लियर? एक आदर्श विलयन क्या होता है? आदर्श विलयन की परिभाषा जब हम पढ़ते हैं तो आदर्श विलयन की परिभाषा होती है ऐसे विलयन जो ताप एवं सांद्रता की किसी भी रेंज में किसका? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा राउल्ट के नियम का। किसका? राउल्ट के नियम का। तो याद रखेंगे ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाते हैं आदर्श विलयन। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाते हैं, आपको ध्यान रखना, अनादर्श विलयन। चलिए अगला क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग मुझे कंटिन्यू देते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ से बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, 1 फैराडे का मान कितना होता है? ठीक है, अब हम यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वैद्युत रसायन, उसके यहाँ से खालिस्तान में आपके लिए लेकर आया हूँ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 1 फैराडे इक्वल, देखेंगे 1 फैराडे का जो मान होता है कितने कूलम होगा। तो स्टूडेंट्स आंसर आप लोग भी मुझे दे सकते हैं, कमेंट करके आंसर आप लोग बताइए जल्दी से, है ना। ओके, कमेंट करें आप लोग 1 फैराडे का मान। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे 1 फैराडे का जो मान होता है
वो कितना होता है, तो याद रखिएगा 96500 मीन्स 96,500 कूलम के बराबर होता है। कितने बराबर होगा ये, तो एक फेराडे का जो मान होता है वो 96,500 कूलम के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। सेल स्थिरांक की इकाई क्या है, द यूनिट ऑफ द सेल कांस्टेंट इज। तो इसका 7 नंबर का आंसर भी आप लोग दे सकते हो। क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ द सेल कांस्टेंट या सेल स्थिरांक की इकाई क्या है, तो स्टूडेंट्स याद रखना सेल जो स्थिरांक होता है इसकी इकाई होती है सेंटीमीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेंटीमीटर इनवर्स इसकी इकाई होती है। अब सेल स्थिरांक आपसे अगर कोई पूछता है तो इसका फार्मूला भी आप लोग बता सकते हो, एक्स इक्वल क्या होता है, एल अपॉन ए। एल अपॉन ए इसका फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 8 क्वेश्चन की बात करेंगे। नंबर 8 पे जो क्वेश्चन है देखिएगा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या होता है, कम आयनित होते हैं, खालिस्तान कहलाते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखना, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में कम आयनित होंगे, ध्यान रखना, तो स्टूडेंट्स ये कहलाते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। क्या कहलाएंगे ये कहलाते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, क्लियर हो रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाएंगे, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ठीक है, और जो आयनित हो जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गया। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे आप लोग स्पीड से। एसिटिक अम्ल एक खालिस्तान वैद्युत अपघट्य है। एसिटिक अम्ल, देखो वैद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, ऐसे विलयन जो ठोस अवस्था में धारा प्रवाहित नहीं करते, जबकि कौन सी अवस्था में, तो ध्यान रखना जो केवल जलीय अवस्था में धारा प्रवाहित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब यहाँ समझना है कि हम बात कर रहे हैं एसिटिक अम्ल। तो यहाँ देखिए एसिटिक अम्ल का फार्मूला हो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखना है CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का फार्मूला है। अब एसिटिक अम्ल एक कैसा वैद्युत अपघट्य है, तो स्टूडेंट्स यह एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, वीक है। कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो यह एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे NaOH होता है, KOH होता है, HCl वगैरह होते हैं, तो यह प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 की बात करेंगे। कौन सा स्टूडेंट्स, हम अब बात करने वाले हैं 10 क्वेश्चन नंबर की। तो 10 पे क्या है, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है, द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज। देखिए अब विशिष्ट चालकता की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसकी इकाई क्या होगी बताइए आप लोग। तो स्टूडेंट्स इसकी इकाई होती है ओम इनवर्स। ओम इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से, सेंटीमीटर इनवर्स। ये याद रखिएगा, विशिष्ट चालकता की हम बात कर रहे हैं तो इसकी इकाई क्या होगी, ओम इंटू या ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स इसकी इकाई होती है। ओके, चलिए नंबर 11 की बात करेंगे। आंसर दीजिए आप लोग। SHE का विभव होता है, SHE मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे हम NHE के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, इसको हम NHE के नाम से भी जानते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कहा जाता है। तो SHE का विभव कितना होता है, तो इसका विभव होता है 0। कितना होता है, इसका विभव 0 होता है, याद रखिएगा। इसका विभव कितना होता है स्टूडेंट्स, इसका विभव होता है 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो चालकता का व्युत्क्रम होती है, चालकता जो है कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ। चालकता किसका व्युत्क्रम होगी स्टूडेंट्स, तो यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। आंसर आप लोग कमेंट करते रहिए। प्रतिरोध किसका, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होती है, चालकता। तो चालकता और जो प्रतिरोध होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के कैसे होते हैं, या रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, प्रतिरोध हम लोग जानते हैं किसी भी चालक में क्या होता है, जो अवरुद्ध होता है, जो रुकावट होती है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोलरता। तो मोलरता ये हमारा विलियन चैप्टर से है। मोलरता ज्ञात करने का सूत्र आपको यहाँ से देना है। तो मोलरता को आपको लोगों को ध्यान रखना है, जानते हैं आप लोग कि मोलरता को हम कैपिटल M से शो करते हैं। मोलरता को ज्ञात करने का सूत्र हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, WV अपॉन में क्या आता है यहाँ से MB। क्या होता है MB इंटू में क्या आता है यहाँ से, तो इंटू में यहाँ से आ जाएगा 1000। कितना रहता है यहाँ से, इंटू में 1000 अपॉन में क्या होता है V। ठीक है, मतलब वॉल्यूम आयतन। और ये किस में होता है स्टूडेंट्स, ये ml में होता है, मतलब मिलीलीटर में होता है। अगला खालिस्तान देखते हैं। ओके, देखिए अगले खालिस्तान की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो आंसर यहाँ से आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना खाली स्थान से संबंधित होती है। देखिएगा प्रोटीन की 3 प्रकार की संरचना होती है, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना। आपको यहाँ से ये बताना है कि प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना है वह किससे संबंधित होती है। तो देखो प्रोटीन की जो इकाई होती है आप लोग जानते हो, ये जो प्रोटीन है
प्रोटीन की इकाई होती है एमिनो अम्ल। क्या होती है? एमिनो अम्ल। ठीक है ना। तो प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना है, इसको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है यह एमिनो अम्लों के क्रम से संबंधित होती है। किससे होगी है? ठीक है, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल इसकी इकाई भी हैं। तो एमिनो अम्लों का जो क्रम है, याद रखना, एमिनो अम्लों का क्रम। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड्स। तो एमिनो अम्लों का जो क्रम होता है, ठीक है, एमिनो अम्लों के क्रम से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना संबंधित होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके सभी के रासायनिक नाम आपको याद होना जरूरी है। विटामिन सी के अगर हम रासायनिक नाम की बात करेंगे, स्टूडेंट्स कमेंट करके आंसर दीजिए आप लोग। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। याद रखेंगे, एग्जाम में जरूर आता है और कई बार पहले भी आ चुका है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है स्टूडेंट्स? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोगों को देना है। सभी एंजाइम खालिस्तान होते हैं। सभी एंजाइम खालिस्तान होते हैं। तो याद रखना, सभी एंजाइम जो हैं स्टूडेंट्स ये प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। क्या होंगे ये? प्रोटीन। और प्रोटीन में भी आपने अगर पढ़ा हो तो प्रोटीन आणविक संरचना के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक रेखीय और एक होता है गोलाकार। तो ये रेशेदार और गोलाकार। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जितने भी एंजाइम होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? वो गोलाकार प्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं? वो गोलाकार प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो कह रहा है कि आरएनए में खालिस्तान उपस्थित नहीं है। आरएनए में खालिस्तान उपस्थित नहीं है। तो अब आपको इसका आंसर देना है कि आरएनए में क्या उपस्थित नहीं है। अब देखेंगे आप लोग, डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जो आपने पढ़े हैं। थोड़ा सा यहाँ से समझिए आप इसको कि हम बात कर रहे हैं डीएनए आरएनए, किसकी बात करेंगे यहाँ से? तो ये हमारा होता है डीएनए। क्या हो जाएगा? डीएनए। और ये हमारा हो जाता है आरएनए। तो डीएनए और आरएनए की हम बात करेंगे तो इनमें नाइट्रोजनीय क्षार पाए जाते हैं। तो डीएनए में अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो हमारे नाइट्रोजनीय बेस होते हैं, नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? देखिएगा, ए होता है, इसके बाद जी होता है, सी होता है और टी। और अगर आरएनए की बात करेंगे तो इसमें ए, जी, सी और यू पाया जाता है। एडिनिन दोनों में होता है, ग्वानिन दोनों में होता है, साइटोसिन दोनों में होता है। बस डीएनए में आपको ध्यान रखना है, यहाँ से होता है थाइमिन और यहाँ से होता है यूरेसिल। क्या होता है? ठीक है, मतलब थाइमिन और यहाँ से यूरेसिल। तो डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसको देखिए। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आरएनए में उपस्थित होता है, तो आरएनए में उपस्थित नहीं है। तो देखेंगे आप लोग, हमने बात की थी आरएनए, आरएनए में यूरेसिल है, मतलब इसमें थाइमिन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आरएनए में उपस्थित नहीं है। तो आरएनए में स्टूडेंट्स याद रखना थाइमिन। आंसर क्या होगा? आरएनए में थाइमिन उपस्थित नहीं होता। आरएनए में क्या होता है? फिर आरएनए में होता है यूरेसिल। इससे तो डेफिनेटली आप इस पे स्टार बना लीजिए, एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से जरूर आता है। तो आरएनए में क्या नहीं है? आरएनए में थाइमिन उपस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टार्च खालिस्तान है। तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है, ध्यान रखना। स्टार्च पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का है? तो यह एक पॉलीसेकेराइड है। कैसा है ये? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च। याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है। स्टार्च कैसा है? एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, खालिस्तान रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी है। तो आंसर हो जाएगा विटामिन के। क्या आंसर होगा इसका स्टूडेंट्स? विटामिन के। विटामिन के जो होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का, फाइब्रोनोजन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे आज के इस वीडियो का कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी? कोबाल्ट धातु होती है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपको वीडियो लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों को भी सेंड करना है यदि आपको पसंद आता है तो। और आपको आपके एनुअल एग्जाम तक रेगुलर इस प्रकार के वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, साथ में सभी स्टूडेंट्स जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।